उसी लड़की ने जिसके पास कुछ नहीं था, दुनिया को वो दिया जो किसी ने नहीं दिया था। उसने महिलाओं को कॉर्सेट से आजाद किया। उसने काले रंग को शौक से उठाकर पावर का सिंबल बना दिया। उसने एक परफ्यूम बनाया जो 100 साल बाद भी हर 30 सेकंड्स में बिकता है। उसका नाम था कोको शनेल। 19 अगस्त 1883 को फ्रांस के सौमीर शहर में एक गरीब परिवार में गैब्रियल का जन्म हुआ। उनके पिता एल्बर्ट शनेल एक फेरी वाले थे जो गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचते थे। उनकी मां जीन डिवोल एक गरीब घर से थीं। गैब्रियल के जन्म के समय उनके माता-पिता की शादी भी नहीं हुई थी। समाज की नजरों में वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थीं, एक ऐसा लेबल जो उनके पूरे बचपन पर एक काले धब्बे की तरह रहा। उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता अक्सर घर से दूर रहते थे, काम की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते थे। मां अकेली 5 बच्चों को पालने की जद्दोजहद में लगी रहती थी। गैब्रियल याद करती थी, हमारा घर ठंडा और सूना था। मैं अक्सर रात को भूखी सोती थी, लेकिन मेरी मां हमें प्यार करती थी। वो हमें कहानियां सुनाती थीं, ऐसी कहानियां जिनमें गरीब लड़कियां राजकुमारी बन जाती थीं। 1895 में जब गैब्रियल सिर्फ 12 साल की थीं, उनकी मां जीन का देहांत हो गया। मां लंबे समय से बीमार थीं। गरीबी इतनी थी कि उचित इलाज भी नहीं हो सका। उस ठंडी सुबह जब मां ने आखिरी सांस ली, गैब्रियल की दुनिया उजड़ गई। वो छोटी बच्ची अपनी मां की लाश के पास बैठी रोती रही, घंटों तक। मां के जाने के बाद मैंने जाना कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है, कोको ने बाद में कहा था। उनके पिता एल्बर्ट ने वो किया जो शायद उस जमाने में कई पुरुष करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया। मां की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपनी 3 बेटियों गैब्रियल, जूलिया और एंटोनेट को ऑबजीन के एक कैथोलिक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। ऑबजीन का वो अनाथालय एक पुराना मठ था जहां सिस्टर्सियन नन्स रहती थीं। यहाँ का माहौल बेहद सख्त था। सुबह से शाम तक काम, प्रार्थना और अनुशासन। अनाथालय में जीवन कठिन था। ठंडे पानी से नहाना, सादा खाना और हर समय नियमों का पालन। लेकिन इसी अनाथालय ने गैब्रियल को वो सबक सिखाए जो बाद में उनके जीवन का आधार बने। यहाँ पर नन्स ने उन्हें सिलाई सिखाई। यही वो कला थी जो बाद में कोको की पूंजी बनी। गैब्रियल एक होशियार छात्रा थी। वो बहुत जल्दी सीख गईं कि कैसे कपड़े सिले जाते हैं, कैसे पैटर्न बनाए जाते हैं। अनाथालय की सादगी ने गैब्रियल की सोच को गहरे तक प्रभावित किया। वहां की नन्स सफेद और काले कपड़े पहनती थीं। हर चीज सादी और साफ सुथरी थी। कोई अतिरिक्त सजावट नहीं, कोई भड़कीलापन नहीं। बाद में कोको शनेल के डिजाइन में यही सादगी दिखी। काला और सफेद रंग उनका ट्रेडमार्क बन गया। उन्होंने कहा था, अनाथालय ने मुझे सिखाया कि सुंदरता सादगी में होती है। जो चीज जरूरी नहीं है उसे हटा दो, बस इतना ही है फैशन का राज। लेकिन अनाथालय के दिन आसान नहीं थे। गैब्रियल को अक्सर अपमान सहना पड़ता था। दूसरे बच्चे उन्हें अनाथ कहकर चिढ़ाते थे। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, खिलौने नहीं थे। एक बार एक नन ने गैब्रियल से कहा था, तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो। उस दिन छोटी गैब्रियल ने खुद से वादा किया, मैं एक दिन इतनी बड़ी बनूंगी कि कोई मुझे अनाथ नहीं कहेगा, कोई मुझे बेकार नहीं कहेगा। यही अपमान उनकी ताकत बना, यही दर्द उनकी प्रेरणा बना। 18 साल की उम्र में गैब्रियल ने अनाथालय छोड़ दिया। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई घर नहीं था, लेकिन एक हुनर था, सिलाई का। उन्होंने मूलिन शहर में एक टेलर शॉप में काम करना शुरू किया। दिन में वो कपड़े सिलती थीं और रात को अपने सपनों को बुनती थीं। मूलिन्स में एक कैफे कॉन्सर्ट था जहां शाम को लोग गाने सुनने आते थे। गैब्रियल ने वहां गाने की कोशिश की। वो बहुत अच्छी गायिका नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा आकर्षण था। वो अक्सर 2 गाने गाती थीं, कोको रिको और क्वी का व्यू कोको। जिसने कोको को देखा, दर्शक उन्हें कोको कहकर पुकारने लगे। यहीं से उनका नाम कोको शनेल पड़ा। बाद में कोको ने अपने इस नाम की कहानी बदल दी। उन्हें यह स्वीकार करना पसंद नहीं था कि वो कभी कैफे में गाती थीं, लेकिन सच यही था कि कोको नाम उन्हें उसी दौर से मिला। मूलिन्स में ही गैब्रियल की मुलाकात एतियन बाल्सन से हुई। बाल्सन एक अमीर परिवार से थे, घोड़ों के शौकीन थे और एक बड़ी हवेली के मालिक थे। बाल्सन गैब्रियल की ओर आकर्षित हुए।
उन्होंने उन्हें अपनी हवेली रॉयल्यू में रहने के लिए बुलाया। गैब्रियल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। उस जमाने में एक अविवाहित महिला का किसी पुरुष के साथ रहना समाज की नजरों में पाप था, लेकिन गैब्रियल के पास और कोई रास्ता नहीं था। रॉयल्यू में रहकर गैब्रियल ने अमीर लोगों की दुनिया देखी। उन्होंने देखा कि कैसे अमीर महिलाएं कपड़े पहनती हैं, कैसे वे व्यवहार करती हैं। उन्होंने ये भी देखा कि इन महिलाओं के कपड़े कितने असुविधाजनक हैं। भारी गाउन, टाइट कॉर्सेट्स, बड़ी बड़ी टोपियां। गैब्रियल ने सोचा, ये महिलाएं इतनी असुविधा में क्यों रहती हैं? क्या कपड़े आरामदायक नहीं हो सकते? यहीं से उनके मन में फैशन की क्रांति का बीज बढ़ा। 1908 में गैब्रियल की मुलाकात आर्थर कैपल से हुई। कैपल एक अंग्रेज व्यापारी थे, बेहद हैंडसम और इंटेलिजेंट। वो बॉल्सन के दोस्त थे। गैब्रियल और बॉय, जैसा कि उन्हें बुलाया जाता था, एक दूसरे की ओर खिंचे चले आए। ये आकर्षण जल्दी ही गहरे प्यार में बदल गया। बॉय कैपल वो पहले इंसान थे जिन्होंने गैब्रियल की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उनसे कहा, तुम में कुछ खास है कोको, तुम बड़ी चीजें कर सकती हो। बॉय ने गैब्रियल के सपने को पंख दिए। उन्होंने उन्हें पैसे दिए और 1910 में पेरिस में एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद की। ये दुकान 21 रू कैम्बॉम पर थी, वही पता जो बाद में शनेल का पर्याय बन गया। गैब्रियल ने पहले टोपियां यानी हैट्स बनानी शुरू की। उनकी टोपियां अलग थीं, सादी, हल्की और एलिगेंट। जल्दी ही पेरिस की अमीर महिलाएं उनकी टोपियां पहनने लगीं। बॉय कैपल हमेशा गैब्रियल के साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी उन्हें अपनी मिस्ट्रेस नहीं माना, वे उन्हें अपनी पार्टनर मानते थे, बराबर की। लेकिन एक कड़वा सच था, बॉय की फैमिली गैब्रियल को कभी स्वीकार नहीं करती। वे चाहते थे कि बॉय किसी अमीर परिवार की लड़की से शादी करे। 1918 में बॉय ने एक अंग्रेज अरिस्टोक्रेट डायना विंडहम से शादी कर ली। गैब्रियल का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने बॉय से रिश्ता नहीं तोड़ा। वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे। 1919 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बॉय कैपल की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे पेरिस से कैन जा रहे थे जब उनकी कार में आग लग गई। जब कोको को यह खबर मिली, वे सो रही थीं। उन्होंने बाद में कहा, उस रात मैंने सब कुछ खो दिया। बॉय ही मेरा सब कुछ था, मेरा प्यार, मेरा दोस्त, मेरा साथी। उनके जाने के बाद मैं अंदर से मर गई। कोको अकेली उस जगह गई जहां दुर्घटना हुई थी। वे घंटों वहां बैठी रहीं, जली हुई कार के पास। बॉय की मृत्यु ने कोको को तोड़ दिया, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना सारा दर्द अपने काम में लगाएंगी। उस दिन से कोको शनेल ने काला रंग पहनना शुरू किया, बॉय की याद में, और बाद में यही काला रंग उनका सिग्नेचर बन गया। 1910 में जब कोको शनेल ने पेरिस के 21 रू कैम्बॉम पर अपनी पहली दुकान खोली, तब फैशन की दुनिया बेहद अलग थी। उस जमाने की महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती थीं जो देखने में तो सुंदर थे, लेकिन पहनने में बेहद असुविधाजनक। कॉर्सेट्स उनकी कमर को इतना कसते थे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। भारी भरकम पेटीकोट्स और गाउन्स में चलना फिरना लगभग असंभव था। बड़ी बड़ी टोपियां पंखों, फूलों और रिबनों से लदी होती थीं। कोको ने सबको देखा और सोचा, ये सब गलत है। महिलाएं कपड़ों की गुलाम क्यों बने? कपड़े महिलाओं की गुलाम होने चाहिए। यही सोच कोको शनेल की क्रांति का आधार बनी। उनकी दुकान में पहले सिर्फ टोपियां बिकती थीं, लेकिन ये टोपियां अलग थीं, सादी, हल्की और एलिगेंट। कोई भारी भरकम सजावट नहीं, कोई अतिरिक्त पंख नहीं। पेरिस की फैशनेबल महिलाएं इन टोपियों की दीवानी हो गई। जल्द ही कोको की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। 1920 का दशक कोको शनेल का स्वर्ण युग था। ये वो समय था जब पूरी दुनिया बदल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और लोग जश्न मनाना चाहते थे। महिलाएं भी बदल रही थीं। वे वोटिंग राइट्स मांग रही थीं, काम करना चाहती थीं, आजादी चाहती थीं, और कोको शनेल ने उन्हें वही दिया जो वे चाहती थीं। 1926 में कोको शनेल ने वो किया जो फैशन इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। उन्होंने लिटिल ब्लैक ड्रेस यानी LBD बनाई। इससे पहले काला रंग सिर्फ शौक का रंग माना जाता था। कोई महिला पार्टी में काला नहीं पहनती थी, लेकिन कोको ने इस धारणा को बदल दिया। उनकी लिटिल ब्लैक ड्रेस सादी थी, एलिगेंट थी और वर्सेटाइल थी। इसे किसी भी ओकेजन पर पहना जा सकता था, ऑफिस में, पार्टी में, डिनर पर। अमेरिकन वोग ने इस ड्रेस को चैनल्स फोर्ड कहा। जैसे फोर्ड मॉडल टी कार हर किसी के लिए थी, वैसे ही ये ड्रेस हर महिला के लिए थी। कोको ने कहा था, मैंने महिलाओं को काला रंग दिया, अब वे शौक के बिना भी काला पहन सकती हैं। काला एलिगेंट है, पावरफुल है, टाइमलेस है। आज भी लिटिल ब्लैक ड्रेस हर महिला की वार्डरोब का जरूरी हिस्सा है। ये कोको शनेल की सबसे बड़ी विरासत है।
1921 में कोको शनेल ने एक और क्रांति की। उन्होंने चैनल नंबर 5 परफ्यूम लॉन्च किया। इससे पहले परफ्यूम्स एक ही फूल की खुशबू पर बेस्ड होते थे, रोज, जैस्मिन या लैवेंडर। लेकिन कोको कुछ अलग चाहती थी। उन्होंने परफ्यूमर अर्नेस्ट बो से कहा, मुझे एक ऐसी खुशबू चाहिए जो किसी फूल जैसी ना लगे, मुझे एक महिला की खुशबू चाहिए। बो ने कई सैंपल्स बनाए। सैंपल नंबर 5 कोको को सबसे ज्यादा पसंद आया और इसी से परफ्यूम का नाम पड़ा, चैनल नंबर 5। 1920 में कोको की मुलाकात ह्यू ग्रॉसवेनर, ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर से हुई। ड्यूक इंग्लैंड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। ड्यूक कोको के दीवाने हो गए। उन्होंने उन्हें शादी का प्रपोजल भी दिया, लेकिन कोको ने इनकार कर दिया। जब पूछा गया कि उन्होंने ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर से शादी क्यों नहीं की, कोको ने मशहूर जवाब दिया, डचेसेस तो कई हैं, लेकिन कोको शनेल सिर्फ एक है। ये जवाब कोको के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी इंडिपेंडेंस और उनका अपने काम के प्रति समर्पण। कोको के जीवन में कई पुरुष आए, कंपोजर इगोर स्ट्रेविंस्की, पोएट पियर रेवर्डी, इलस्ट्रेटर पॉल इरिबे, लेकिन कोई भी बॉय कैपल की जगह नहीं ले पाया। स्ट्रेविंस्की के साथ कोको का अफेयर उस समय हुआ जब स्ट्रेविंस्की की पत्नी और बच्चे भी कोको के घर में रह रहे थे। ये कॉम्प्लिकेटेड था और इवेंचुअली खत्म हो गया। कोको शनेल बाहर से सक्सेसफुल थीं, लेकिन अंदर से अकेली थीं। उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी कोई लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं बनी। वे अक्सर कहती थीं, मैंने अपना जीवन काम को दे दिया, शायद यही मेरी गलती थी, शायद यही मेरी ताकत थी। उनके पास पैसा था, फेम थी, पावर थी, लेकिन कोई अपना नहीं था। वे अपने स्वीट में रिड्स होटल में अकेली रहती थीं, अपनी यादों के साथ। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, कोको शनेल में एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने अपना फैशन हाउस बंद कर दिया। उन्होंने 3000 से ज्यादा वर्कर्स को निकाल दिया। उन्होंने कहा, युद्ध के समय फैशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच शायद कुछ और था। वर्कर्स की यूनियन ने हड़ताल की थी और कोको यूनियन से नफरत करती थी। 1954 में 71 साल की उम्र में कोको शनेल ने वापसी की। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। फैशन की दुनिया बदल चुकी थी। क्रिश्चियन डियोर का न्यू लुक छाया हुआ था। फुल स्कर्ट्स, सिंच्ड वेस्ट्स, फेमिनिन सिलुएट्स, ये एग्जैक्टली वही था जिसके खिलाफ कोको ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कोको ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना फैशन हाउस फिर से खोला। उनका फर्स्ट कलेक्शन 1954 में पेरिस फैशन वीक में दिखाया गया। फ्रेंच प्रेस ने इसे बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया। हेडलाइंस में लिखा गया, शनेल की वापसी एक डिजास्टर। लेकिन अमेरिकन प्रेस ने कुछ और कहा। लाइफ मैगजीन ने लिखा, कोको शनेल इज बैक एंड शी इज बेटर देन एवर। अमेरिकन विमेन ने कोको के डिजाइन्स को अपनाया। उन्हें वो कंफर्टेबल एलिगेंट क्लोथ्स चाहिए थे जो शनेल बनाती थी। धीरे धीरे यूरोपियन प्रेस भी बदला और कुछ सालों में कोको शनेल फिर से फैशन की क्वीन बन गई। कोको शनेल ने अपनी मृत्यु तक काम किया। 87 साल की उम्र में भी वे रोज अपने अटेलियर जाती थीं, नए डिजाइन्स बनाती थीं, फिटिंग्स करती थीं। उनके वर्कर्स याद करते हैं कि वे कितनी डिमांडिंग थीं। एक सीम अगर परफेक्ट नहीं होती तो पूरा गारमेंट फाड़ देती थी। एक बटन अगर सही जगह पर नहीं होता तो घंटों उसे ठीक करवाती थी। परफेक्शन इज नॉट अ डिटेल, वे कहती थी, परफेक्शन इज मेड ऑफ डिटेल्स। 10 जनवरी 1971 को संडे था। कोको शनेल ने अपना दिन यूजुअल तरीके से शुरू किया, रिड्स होटल के अपने स्वीट में। वे 87 साल की थी, लेकिन अभी भी हर दिन काम पर जाती थी। उस दिन भी वे अगले दिन की शो की तैयारी कर रही थी। शाम को वे थक गईं। उन्होंने अपनी मेड सेलीन से कहा, मैं लेट जाती हूँ, थोड़ी थकान है। वे अपने बेड पर लेट गईं। कुछ देर बाद सेलीन ने देखा कि कोको हिल नहीं रही हैं। उसने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोको शनेल की मृत्यु हो गई, चुपचाप अपनी नींद में, अपने रिट्स स्वीट में। उनके आखिरी शब्द थे, यू सी, दिस इज हाउ यू डाई। कोको शनेल का फ्यूनरल पेरिस में हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आए, फैशन डिजाइनर्स, सेलिब्रिटीज और आम लोग। उनकी कॉफिन पर सफेद फूल थे, उनके पसंदीदा कमेलियाज। उन्हें स्विट्जरलैंड के लॉजान में दफनाया गया। उनकी ग्रेव पर 5 स्टोन लायंस हैं। 5 नंबर उनका लकी नंबर था। ये कहानी आपको कैसी लगी, राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे दी इंस्पायर स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।